हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों 9 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, तो उसको भी आज हम लोग जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा ये वक्त, ये दिन। तो आज हम लोग अच्छे से उसको भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में क्विकली, जैसा कि हम लोग रोज करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को, और भारत ने अभी यूएई में एक व्यापारिक क्षेत्र भारत पार्क की स्थापना की है। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत जो है ये म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करता है उस पर मुक्त आवाजाही जो होगी वो बंद करने की घोषणा किया है, यानी अब वीजा सिस्टम यहाँ शुरू किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रहेगी। इससे पहले इसने 6.7% का अनुमान बताया था। 4 जनवरी 2024 को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में इंद्रमणि जी ने अपना पद संभाला है। लांजिया सौरा चित्र और डोंगरिया कोतसाल को जीआई टैग दिया गया। ये ओडिशा के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान में हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। बीच गेम्स 2024 ये 4 जनवरी से शुरू हो गया है। ये दीव में, यानी दमन दीव में जो पड़ता है दीव, वहां पर शुरू हुआ है। देश का पहला बीच गेम है। इसके अलावा जल प्रबंधन के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार हीरो मोटरकॉर्प ने जीता है। और अभी भोपाल मध्य प्रदेश के चिड़ियाघर में भारत का सबसे बुजुर्ग स्लाथ भालू जो था बबलू, इसका निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलती है। फ्री क्विज के लिए और फ्री पीडीएफ के लिए आप एमजेटी ऐप डाउनलोड करें। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसके भारत दोबारा लौटने की खुशी में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। 1906 में दोस्तों महात्मा गांधी जी को गुजरात के एक व्यापारी थे जमनालाल, तो उनके द्वारा भेजा गया था, मतलब बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था एक प्रकार से साउथ अफ्रीका में एक केस के सिलसिले में, केस लड़ने। तो ये वहां पर गए हुए थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो वहां से फिर ये दोबारा 1915 में आए थे। तो जब 1915 में आए ये 9 जनवरी के दिन, उसके बाद इन्होंने भारत में जगह जगह पर नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किए और भारत की आज़ादी में एक नया मुकाम, मतलब एक नया स्पीड इन्होंने जोड़ा। और महात्मा गांधी युग जो चला, इस युग में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो इन सब को मैंने 2 क्लासेस में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, गांधी युग की 2 वीडियो। ये दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा, टाइम निकाल करके देखिएगा। आपका आधे से ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम जो है वो पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में और सिस्टमेटिक ढंग से। मैं तो आपको कहता हूं कि वो वीडियो सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, जब जब आपका कोई एग्जाम हो तब तब वो 2 वीडियो देख करके जाना, गांधी युग की जो मैंने बना रखी है, ठीक है। जिससे आपका जो ये आधुनिक भारत वाला पोर्शन होता है वो आराम से कवर हो जाया करेगा। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे और 2003 में इसके लिए घोषणा की गई कि अब से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। तो इस दिन जो प्रवासी भारतीय हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में, विदेशों में विशेष उपलब्धियां हासिल की है। और एक दिन मैंने आपको रेमिटेंस के बारे में भी बताया था कि मतलब जो प्रवासी होते हैं भारतीय, वो जो अपने फैमिलीज को पैसा भेजते हैं, मतलब विदेशों में जाकर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, तो अपने घर वालों को खर्चे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, वो भारत की जीडीपी में 3.5% से ज्यादा का योगदान दे रहा होता है। तो यानी बहुत बड़ा रेमिटेंस भारत विदेशों से भी हासिल करता है इन प्रवासियों की मदद से। चलिए एक और दिवस ध्यान रखिएगा, 8 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी का घूर्णन दिवस, अर्थ रोटेशन डे। ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी और 8 जनवरी को ये और एक दिवस था, तो मैंने इसी में कवर कर लिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके लिए क्या ले, तो 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है, याद रखना। फाइकॉल्ट पेंडुलम ने सबसे पहली बार ये प्रूव किया था, ऑफिशियली विद प्रूव, कि 1851 में कि अर्थ रोटेट करती है। इससे पहले तो ये कहा जाता था ना कि नहीं सूर्य घूमता है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा नहीं नहीं पृथ्वी घूमती है, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे। वैसे तो 470 ईसा पूर्व से प्राचीन ग्रीस में ये बात चलती आ रही है कि पृथ्वी का घूर्णन होता है, और आप भी जानते हो, हमारे भी बहुत सारे प्राचीन जो विद्वान रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये बताई थी कि पृथ्वी रोटेट करती है। उसके बाद और सौरमंडल, मतलब कि बहुत सारी चीजें आप जानते हो, भारत में
बहुत ज़्यादा खगोल वैज्ञानिक चीज़ें रही थी और भारत का खगोल विज्ञान बहुत आगे था विश्व स्तर पर। लेकिन यहाँ पर 1851 में वेद प्रूव इन्होंने साबित किया था, इसलिए ये घोषित किया गया 8 जनवरी से। ठीक है जी। अब फैकाल्ट पेंडुलम, ये वही है जिन्होंने पेंडुलम की खोज की थी, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए बांग्लादेश चुनाव में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः शेख हसीना को चुना गया है। ये उनका कौन सा कार्यकाल होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, वहां पर अभी चुनाव हुए और प्रधानमंत्री के पद का चुनाव था, तो भाई बड़ी बात तो है ही। तो यहाँ पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर के आई हैं शेख हसीना। इनका इस बार 5वां कार्यकाल होगा, यानी ये 5वीं बार बनी हुई हैं प्रधानमंत्री। अब इस 5वीं बार में तो 4 बार तो इन्होंने लगातार जीता हुआ है, 4 बार लगातार जीता हुआ है इन्होंने। शेख हसीना ये हैं, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान ये वही हैं जो बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल वो गांधीवादी विचारधारा के भी थे और भारत की मदद से वो बांग्लादेश को एक नया देश बनाने में कामयाब भी हुए थे और आगे चल करके वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो उन्हीं की ये बेटी हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इन्होंने चुनाव जीता और ये 5 बार जो है प्राइम मिनिस्टर रही हैं। अब की बार 5वीं बार इन्होंने जीता है। लेकिन ये तो रही एक पक्ष की बात। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग पार्टी। तो इनकी पार्टी ने 299 में से 216 सीटें जीती हैं। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है? दूसरा पक्ष इनका ये कह रहा है, जो विपक्षी है दल, वो ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर ये चुनाव जो है केवल नाम मात्र का था, ये चुनाव में धांधली हुई या कहें कि फेयर तरीके से नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनको 216 सीटें मिली हैं 299 में से, और जो एक पार्टी को तो जो मुख्य विपक्ष था उसको इन्होंने आतंकवादी घोषित करा दिया है और उसको जेल में बंद करा दिया है। एक जो बाकी छुटपुट की जो पार्टियां थी कुछ छोटी मोटी, उन लोगों के किसी के 10 सीटें हैं, किसी के 12 सीटें हैं और कोई 1 सीट 2 सीट ऐसे ही जीता हुआ है। तो इसलिए जो है इसको फेयर तरीके से नहीं माना जा रहा है। फिर जो भी है वो उनके देश की राजनीति है। यहाँ पर हम लोग को ये याद रखना है, शेख हसीना 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनी है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो राजधानी ढाका है, मुद्रा ढाका है। और अब बांग्लादेश देख लेते हैं मैप में। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहीं से आप देखोगे भारत के ही पड़ोस में ही एक छोटा सा देश है, लगभग भारत के ही शेप में है, बांग्लादेश, है ना। तो बांग्लादेश आपको यहाँ पर दिख जाएगा और भारत सबसे बड़ी सीमा जो है इसी के साथ शेयर करता है। सबसे बड़ा बॉर्डर जो है ये बांग्लादेश से ही लगाता है भारत, ये बात ध्यान रखना। वैसे अमूमन लोग इसी में गलती कर देते हैं, लोग पाकिस्तान या चाइना बताते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से भारत की लगती है। और इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जाकर के यहाँ मिलती है, तो ये दोनों नदी मिलकर के यहाँ पर मेघना नाम का जलधारा बनाती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये भी याद रखना। वैसे जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र जब यहाँ पहुँचती है तो उसे, और गंगा जो है वो जाती है अंदर, यहाँ उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जब मिल जाती है तो उसे मेघना कहते हैं। आप देखते हैं पिछले दिनों में कौन कौन से देश के कौन कौन से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। जैसे अभी कुवैत के नए अमीर नियुक्त किए गए हैं शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट आए हैं जेवियर माइली, और ये आते ही अपने आप को ब्रिक्स से अलग होने की भी घोषणा कर दिए कि ये ब्रिक्स में नहीं शामिल होंगे। दरअसल अभी शामिल ही नहीं हुए थे, लेकिन 2024 में शामिल होना था, लेकिन ये शामिल होने से वापस हो गए। पोलैंड के अगले प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क बने हैं। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो बने हैं। लातविया के नए राष्ट्रपति बने हैं एडगर रिंकेविक्स, और पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सतियागो पेना। और वहीं मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मोइज्जू। इनका तो मोइज्जू निकल गया। फिलहाल ये थे रिसेंट के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं। आज की वीडियो में ऐसे खूब सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज्यादा जानकारी से भरपूर है। अगला क्वेश्चन, भारत और किसके बीच एक द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर हुआ। तो दोस्तों भारत और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ है द्विपक्षीय हज समझौते पर। यह हज समझौता जो है करने गई थी स्मृति ईरानी जी। ये क्यों गई थी? सऊदी अरब के दौरे पर हुई थी, क्योंकि ये दोस्तों ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ठीक है ना। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री होने के नाते ये गई हुई थी वहां पर। और क्योंकि भारत में जो है ये 6 प्रकार के माइनॉरिटीज आते हैं। 6 प्रकार के माइनॉरिटीज में हिंदू को छोड़कर बाकी 6 जो हैं उनको माइनॉरिटी काउंट किया जाता है। कौन कौन से हैं? मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई,
बौद्ध और पारसी। तो ये 6 प्रकार के माइनॉरिटी है और इनके लिए मंत्रालय है अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ खास करके ये तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए गए थे क्योंकि मुस्लिमों का हज यात्रा होता है। तो अब हज यात्रा कहाँ पर होता है? सऊदी अरब में जाते हैं लोग। तो सऊदी अरब में एक कोटा जारी किया जाता है कि मतलब क्योंकि ना भीड़ बहुत ना बढ़ जाए, क्योंकि बहुत ही पवित्र स्थल होता है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, सऊदी अरब के द्वारा प्रत्येक वर्ष कोटा जारी किया जाता है कि आपके देश से इतने लोग आ सकते हैं, आपके देश से इतने लोग आ सकते हैं, है ना, बाकायदे वहां से जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखो इस बार भारत से कुल 1,75,025 हज यात्री का कोटा फाइनल हुआ है और इसी के लिए गई हुई थी वहां पर स्मृति ईरानी जी, और वहां पर कुछ और भी प्रकार के कोटे के लिए डिमांड करने। 7 और 8 जनवरी को स्मृति ईरानी की ये 2 दिवसीय यात्रा था। तो वहां पर डॉक्टर तौफीक बिन फैजान अल राबरिया के साथ इनकी मीटिंग हुई। क्लियर? तो द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब सऊदी अरब आया है, तो चलिए देखते हैं सऊदी अरब कहाँ पर है मैप में। अगेन वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है इधर, ठीक है, जूम इन करते हैं थोड़ा सा, तो ओमान पार करो और यूएई पार करो तो इधर आपको दिखेगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की राजधानी होती है रियाद, और मैंने आपको याद करवाया है जैसे ही सऊदी अरेबिया आए आपको बोलना है रियाद रियाल मजलिस अल सूरा। क्या बोलना है? रियाद रियाल मजलिस अल सूरा। रियाद है यहाँ की राजधानी, रियाल है यहाँ की करेंसी और मजलिस अल सूरा होती है यहाँ की संसद का नाम। और मोहम्मद बिन सलमान जो है ये यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो आईमैक डील के बारे में भी मैंने आपको बताया था। G20 में आईमैक नाम का एक शब्द निकला, एक्चुअली में ये कॉरिडोर बनने वाला था। तो यहाँ पर गुजरात से लेकर के यहाँ से यूएई होते हुए, सऊदी अरेबिया होते हुए, इधर जॉर्डन इजराइल होते हुए ग्रीस और इटली को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर बन रहा था जिसे आईमैक के नाम से जाना जा रहा है। आईमैक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये इस पर अब काम चल रहा है। हालांकि इसी के बीच में अभी इजराइल का विवाद हो गया शुरू, तो इस वजह से थोड़ा सा ये ठंडे बस्ते में गया, लेकिन फिर से लौटेगा और आईमैक बनेगा क्योंकि ये बीआरआई मॉडल को काउंटर करने के लिए है जो कि चाइना का है। इन सब के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो इस पर सब पर मैंने वीडियो बना रखी हैं, आप सर्च कर सकते हो। अगर करंट अफेयर में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप जो है उन वीडियोस को भी देखा करो। जा करके एक प्लेलिस्ट चेक करना जिसमें ट्रेंडिंग टॉपिक करके एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसको जरूर देखना। आगे, या डीप एनालिसिस वीडियो नाम से भी एक और प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देखिएगा। मेडागास्कर के मोराम्बो से टकराने वाले 2024 के पहले चक्रवात का क्या नाम रखा गया? तो अभी मेडागास्कर में एक चक्रवाती तूफान आया है और इसका नाम रखा गया है अल्वारो। क्या नाम है? साइक्लोन अल्वारो। तो ये जो अल्वारो है ये मेडागास्कर से टकराया हुआ, देखो ये है मेडागास्कर, ये जो है ये पार्ट दिख रहा है ये अफ्रीका का है। चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। मैप में देखिएगा ना, तो जैसे ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ से आपको अफ्रीका की तरफ देखना है। तो ये जो हिस्सा टुकड़ा दिख रहा है ना, इसे ही कहते हैं मेडागास्कर। और कहा जाता है ये कहीं ना कहीं कि ये भारत का हिस्सा है या कहें कि भारत इसका हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये अफ्रीका से ही भारत वाला जो हिस्सा है, ये प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप है, ये टूट करके यहीं से अलग हुआ था और अलग होकर के ये यहाँ पर आकर चिपक गया। मेडागास्कर जो है ये यहाँ से अलग हुआ था। अगर आप शेप देखो तो ये यहाँ से अलग हुआ था और अलग होकर के ये अभी यहीं पर पहुंचा है। देखो हो सकता है आने वाले 100 200 400 500 या हजारों सालों बाद ये हो सकता है इधर कहीं आकर चिपक जाए, श्रीलंका वगैरह से मालदीव को रगड़ते हुए ऊपर से निकल जाए, है ना, हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वो बाद में होगा। फिलहाल मेडागास्कर में आया है चक्रवाती तूफान, इधर हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो ये है, और अंटानारिवो ये यहाँ की इसकी कैपिटल है मेडागास्कर की। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि मेडागास्कर में 2023 में आया था चक्रवात फ्रेडी, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये चक्रवात अल्वारो है। राष्ट्रपति यहाँ के एंड्री रजाइलिना है, मुद्रा होती है अरीरी। कुछ और चक्रवात जो आए थे पिछले दिनों में उनका रिवाइज कर लो, उनका रिवीजन। जैसे जैस्पर चक्रवाती तूफान आया था अभी ऑस्ट्रेलिया में। आंध्र प्रदेश में मिचोंग नाम का तूफान आया था, ये तो अपना भारत का है। इसके अलावा बांग्लादेश में मिधेली आया था, ये तबाही मचाया था, ये भी भारत का है। हरिकेन ओटिस ये मैक्सिको में आया हुआ था, ये दोनों इंडिया का है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा हमून आया था बंगाल की खाड़ी में, ये भी भारत का है। चक्रवात तेज ये मुंबई से टकराया, ये भी भारत का है। देखो ये सभी जो तूफान है ना चक्रवात, ये जो भारत के आसपास के आते हैं, जैसे कि बंगाल खाड़ी से या अरब सागर से उठे हुए हों, तो ये समझ लो अपने वाले ग्रुप के हिस्सा है, तो इनको आपको ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी जो देशों में अन्य देशों में आ रहे हैं उनको भी आप याद ही रखिएगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ किया? तो पेइंग गेस्ट योजना शुरू किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने।
एक्चुअली में रामलला का मंदिर बन रहा है और रामलला के जब विराजने वाले हैं 22 जनवरी को, तो ऐसे में एक्सपेक्ट की जा रही है कि बहुत भारी भीड़ रहेगी। तो ऐसे में सरकार जो है वो नागरिकों से, जो वहाँ के जो निवासी हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि कुछ पेइंग गेस्ट स्कीम ऐसा लाया जा रहा है जिसके तहत वो पहले से ही अपने आप को रजिस्टर करा लें कि हाँ, हमारे यहाँ 1-2 रूम खाली है और हम गेस्ट को अपने यहाँ 1-2 दिन के लिए स्टे करने को दे सकते हैं। बदले में गेस्ट जो आएंगे वो उनको पे करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि होटल्स में होता है। तो अब चूंकि जान रहे हैं सब लोग कि भैया होटल्स जो है वो तो उसमें जगह तो ना मिलने वाली है, तो इस वजह से पेइंग गेस्ट स्कीम चला करके, एक प्रकार की ये बहुत लंबी योजना नहीं है, एक प्रकार की छोटे से एक अभियान है, पहल है। तो इसके जरिए 1000 घरों को पंजीकृत किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, जिससे वहाँ के लोग भी थोड़ा सा इकोनॉमिकली अपना इसका फायदा उठा सकें और जो आने वाले पर्यटक हैं उनको थोड़ा सा जगह भी मिल जाएगा, रुकने की वहाँ व्यवस्था हो जाएगी, है ना। तो होम स्टे की प्रवेश की गई है। बाकी इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, आपको समझ में आ गया है आई होप। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर है, इसको आप रिवाइज कर लो। जैसे यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट अभी प्रयागराज में, यमुना नदी में, प्रयागराज में भी कहाँ, यमुना नदी में ये खोला गया है। गंगा डॉल्फिन ये राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है बरेली, जिसके सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास सुविधा होगी। अयोध्या यूपी का पहला सोलर शहर होगा, सोलर सिटी होगा। और लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान चलाया गया। गिफ्ट डीड योजना अपने परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए शुरू की गई। 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी गई उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा। कन्नौज, जिसे इत्र सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इत्र पर्यटन सिटी के नाम रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है, वहीं पर उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया है। महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है महाराजगंज, वहां पर विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बन रही है। उत्तर प्रदेश से स्टैटिक यहाँ पर देख लो आप। मैं आज आगे बढ़ूंगा क्योंकि आज बहुत सारे फैक्ट हैं। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का जो आयोजन है ये गोवा में किया गया। गोवा में ही होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, बहुत ही फेमस है और ये माना जाता है कि भारत में पहला ऐसा महोत्सव है जो दिव्यांग जन के लिए है। इसमें दिव्यांग जन के लिए ये तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ उनको सम्मानित भी किया जाता है और जिन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है उन्हें बोलते हैं पर्पल एम्बेसडर। तो इस बार पर्पल एम्बेसडर के लिए 22 ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को चुना गया है। 8 से 13 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन हो रहा है। गोवा में ही हर बार होता है, तो गोवा का पर्पल महोत्सव याद रखना, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात याद रखना, जो बुक है अपनी, है ना, जो MJT की बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, उस बुक को ले डालो। 2 दिनों में वो हो रही है आउट ऑफ स्टॉक, और जब एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो रीप्रिंटिंग के लिए जाएगी और आने में लगेगा टाइम। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगले आने वाले जब 4 से 5 दिनों तक आपको नहीं मिल पाएगी, तो उसके बाद जब मिलेगी तब आप ऑर्डर करोगे तो 3 से 4 दिन आप तक पहुँचने में लगेगा। और वो 10 दिन का अगर आपके अंदर पेशेंस है कि चलो ठीक है कि अभी कोई रिसेंट में एग्जाम नहीं लगा है, 10 दिन रुक सकते हैं तो रुक के लीजिएगा। और नहीं तो जिनका एग्जाम लगा है, जिनको लगता है कि अभी पढ़ना है, तो वो इसी 1 या 2 दिन में ऑर्डर कर डालें, वरना फिर पैसा आपका, फैसला आपका, जागो ग्राहक जागो। आगे यहाँ पर गोवा के बारे में जान लो। गोवा जो है ये पणजी इसकी राजधानी होती है। गोवा आपको यहाँ पर मिलेगा। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच स्थित एक छोटा सा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। केवल 2 ही जिले हैं यहाँ पर। 40 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में सीटें हैं और 1 राज्यसभा में। इसके अलावा यहाँ पर अंसी नेशनल पार्क है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, दोनों ही पूछा जाता है। द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी ये प्रमुख यहाँ का लोक नृत्य है। प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से CM है। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, 7 जनवरी 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया? दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने अभी प्रसादम का उद्घाटन किया है, जो कि भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। ये प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है, महाकाल नगरी में, उज्जैन मध्य प्रदेश में।
और स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर गए हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने मनहित ऐप लॉन्च किया। इसके अलावा उन्होंने 218.76 करोड़ रुपए की बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 17 नागरिक कार्य, कोविड-19 प्रतिक्रिया सुविधाएं, ये सब चीजें इन्होंने किया। तो मनसुख मंडाविया जी गए हुए थे अभी मध्य प्रदेश में, तो वहां पर इन्होंने किया, ये बात ध्यान रखना। जिनमें ये शामिल था देश का पहला स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, जिसे प्रसादम के नाम से जाना जा रहा है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की अभी घोषणा की गई और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ओपेनहाइमर ने। ओपेनहाइमर बहुत ज्यादा चर्चे में रही थी फिल्म जब ये आई थी तो, और ओपेनहाइमर ने यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। समझ लो गोल्डन ग्लोब पर लगभग पूरा कब्जा कर लिया इन्होंने। ओपेनहाइमर आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमले किए थे, वो परमाणु बम बनाया कैसे था ओपेनहाइमर ने। ओपेनहाइमर बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है जो परमाणु बम के समझो खोज करता रहे, तो उन्होंने कैसे बनाया है वो उसकी स्टोरी उसमें दिखाई गई है और डायरेक्ट साइंटिस्ट के नाम पर ही मूवी बना दी गई। उस फिल्म ने यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। उस फिल्म ने यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। उस फिल्म के जो एक्टर रहे कैलियन मर्फी, उन्होंने जीता। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन, जिनको मतलब कि समझ लो कि बहुत बड़े लेवल के ये डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हुई है, तो उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और ओपेनहाइमर बेस्ट फिल्म अपने आप में बनी ही। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिली ग्लैडस्टोन को मिला है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। बेस्ट फिल्म म्यूजिक एंड कॉमेडी के लिए पुअर थिंग्स को मिला हुआ है। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सुचेता सतीश ने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों सुचेता सतीश जो कि हैं केरल की, और इन्होंने ना 140 से ज्यादा भाषाओं में, मतलब कि समझ लो दुनिया की अधिकांश भाषाएं जो बोली जाती हैं उनमें एक ही साथ एक ही कार्यक्रम में एक ही मंच पर एक साथ गाने गा करके नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जैसा कि मैंने आपको अभी वीकली करंट अफेयर वाली भी क्लास में मैंने जिक्र किया था कि आजकल इंडियंस ना केवल विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, मतलब चारों तरफ विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। आप देखो कोई भी अगर आयोजन होता है तो उसमें विश्व रिकॉर्ड तो बनता ही बनता है। ये भारत की ताकत है। फिलहाल यहाँ सुचेता सतीश ने 140 से ज्यादा भाषाओं में सोचो गाना गाया, और न सिर्फ गाना गाया बल्कि एक ही मंच पर एक ही कंसर्ट के दौरान इन्होंने गाना गाया। ये कंसर्ट कहाँ पर हुआ था? ये दुबई में हुआ था, यूएई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में। कंसर्ट फॉर क्लाइमेट नाम से एक आयोजन किया गया था कार्यक्रम, उसी में इन्होंने ये गाना गाया था और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो सुचेता सतीश नाम याद रखना, केरल की हैं। आगे कुछ और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम शामिल हुए हैं पिछले दिनों में, उनका भी रिकॉल कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी जा सकती है लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सुचेता सतीश का तो आप जान ही लिए। सबसे बड़े सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 99वां तानसेन समारोह आयोजित हुआ जिसमें 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाया और बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। पुणे में सबसे बड़ी पठन गतिविधि का रिकॉर्ड हुआ, सब एक साथ लोग बैठे और पढ़ने बैठे और सबसे ज्यादा संख्या में एक साथ पढ़ने का रिकॉर्ड बना। असम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। इंश्योर इंडिया अभियान HDFC लाइफ का है ये, और इसने भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लद्दाख के उमलिंगला फैशन रन जो है ये दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं पिछले दिनों के। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर यहाँ पर ये दिख रहे हैं और अब ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO होंगे। अब देखो ये CEO का जो पद होगा ना, ये कोई चुन करके नहीं आएगा, मतलब इसमें कोई वोटिंग वगैरह सिस्टम नहीं होगा, इसको नियुक्त किया जाएगा। और ये नियुक्ति की प्रक्रिया आई हुई है अब सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल के द्वारा अभी आए हुए फैसले के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि IAO का जो एक अध्यक्ष तो होगा ही, लेकिन एक CEO नियुक्त करना होगा जो महासचिवों की जगह कार्य करेगा, जैसे होता था अभी तक महासचिव। देखो होता क्या है ना कि जो एक अध्यक्ष होता है उसके लिए कह दो कि एक निगरानी के लिए एक प्रकार से कर लो कि ऑफिशियल डाटा या कहें कि समझ के लिए नियुक्त किया जाता है एक बढ़िया पढ़ा लिखा अधिकारी।
तो वो बढ़िया पढ़ा लिखा अधिकारी यही होंगे। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, जो ओलंपिक के लिए, ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए खिलाड़ियों को ले जाता है और उससे रिलेटेड जो भी जिम्मेदार संस्था है वो है नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं इसकी पीटी ऊषा। पीटी ऊषा अपने आप में एक ओलंपियन रह चुकी हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर, ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन साथियों आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो समझ में आती है, आसान भाषा में लगती है, अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर पढ़ने से यहाँ आसान हो जाती है चीजें, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो रोज वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे महान भावों को, मिलेंगे तो उनको सादर प्रणाम करूंगा कि भाई आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो, कर दो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपको लाल कलर का बटन दिखेगा वहां पर, उसको सब्सक्राइब प्रेस कर देना है। यहाँ पर कुछ नियुक्तियां आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ब्रह्मास्त्र की किताब जो है ये खत्म होने वाली है, इसको आप ऑर्डर कर दीजिए, अगले 1 से 2 दिनों में आउट ऑफ स्टॉक होने की संभावना है ना। तो ये अमेजन पर भी बढ़िया रेटिंग दिखा रही है। बाकी इसमें डिटेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे कंटेंट है। जो लोग नए जुड़े हों ध्यान लो कि हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और समझाया गया है। इसमें राष्ट्रीय घटनाएं स्टेट वाइज हैं, तो आपको हर स्टेट की घटनाएं एक साथ मिलेंगी एक जगह पर। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपको देशवार मिलेंगी। इसके अलावा ऐसे ही हर एक चीज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विद स्टैटिक फैक्ट्स आपके सामने ये प्रेजेंट किया गया है। जबरदस्त बुक है, आप इसे अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो। एमजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है। ये वाली डिटेल पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी और आप हमारे ऐप पर क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था पृथ्वी विज्ञान का संचालन कब तक किया जाएगा, तो ये 2021 से 2026 तक किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय कहाँ पर है, ये फिलीपींस में है, मनीला में, मनीला फिलीपींस में। आज आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये बताइएगा। इसके अलावा वर्तमान समय में बिम्स्टेक में कौन सा सदस्य देश शामिल नहीं है। इसके अलावा आपको बताना है वर्तमान समय में बिम्स्टेक में कुल कितने देश सदस्य शामिल हैं, ठीक है ना, मतलब कितने सदस्य देश हैं। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। जैसे कि मैंने आपको बताया पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में मिलती है, तो आप एमजेटी ऐप से इसे डाउनलोड कर सकते हो। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप सिंपली एमजेटी लिख देना, मिल जाएगा ऐप। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।